जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज के हिंदी के इस महासेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी पेपर कक्षा 10 का जो आज हुआ था, यानी उत्तराखंड बोर्ड में 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से पेपर पूछा गया था और किस प्रकार से प्रश्न आए थे, आपने कैसे किया, संपूर्ण विश्लेषण हम आप इसमें करने वाले हैं। तो इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि कृष्ण आपके मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, आपको सफलता दिलाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने इसमें हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है। संपूर्ण अध्यायवार संपूर्ण व्याकरण हमने इसमें दे रखा, प्लेलिस्ट में जाकर के व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। चले, वैसे देखा गया कि आज का पेपर जो है बहुत सरल ही आया था, इसमें पूर्ण विश्लेषण हमने किया था। अगर बात करें प्रश्न नंबर 1 की, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, इस गद्यांश को हमने पढ़ना था, गद्यांश से ही पूछा गया था। सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि भाषा किस का सशक्त माध्यम है। ठीक है, किसका माध्यम है, यहां प्रश्न पूछा गया था। उत्तर था भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम है, उत्तर आ गया अभिव्यक्ति का माध्यम। दूसरा प्रश्न पूछा गया था इस पे नंबर खा, वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उत्तर यही हमने देखना था कि वैज्ञानिक आविष्कारों का जो है वो प्रभाव के कारण ही अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों का शाब्दिक रूप से भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हो पाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर अगर गा की बात करें, हर भाषा का अपना अपना रुख किन किन दिशाओं में होता है। ठीक है, इसका भी इधर ही आंसर था, नई नई दिशाओं में होता है। ठीक है, यहीं से हमने इसको, ठीक है, यहां से इसका था निर्माण तथा अधिग्रहण की दृष्टि से इसका अलग अलग रुख होता है। ठीक है, और विशेष ध्यान रखकर ही बिना उस भाषा के मूल आत्मा को विकृत कर देता है। ठीक है ना। आगे प्रश्न पूछा गया था यत्न साध्या से क्या तात्पर्य है। तो यत्न साध्य से तात्पर्य है कि प्रयत्न पूर्वक। ठीक है, यत्न साध्य से तात्पर्य है सहज और सिद्ध, किसी भाषा को युगानुरूप होकर वंशानुक्रम होकर के नहीं, बल्कि उसका सहज भाव से जो उसके आंतरिक मन स्थापित हो पाए, ऐसे भाषा का में उसको ज्ञान अर्जन कराना। ठीक है, लास्ट है इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। शीर्षक अपने अनुसार देना था, जैसा आपको लगा होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा गया था, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना था। ठीक है ना। 2 टॉपिक इसमें दिए गए थे, भारत भूमि और मेरे जीवन का लक्ष्य, 2 इसमें पूछे गए थे। और इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रस्तावना, ठीक है ना, विस्तार और निष्कर्ष। आशा आपने तीनों हेडिंगों में इसको लिखा होगा, क्योंकि नंबर तभी मिलते हैं। अगर हम इसको गद्यांशिक रूप से लिखते हैं तो फिर नंबर मिल पाना असंभव हो जाता है, लेकिन अगर हम इस रूप में इसको लिखेंगे तो आपको नंबर अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें, यहां पर अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक को अपने नगर गांव में पेयजल की समस्या विषय पर शिकायती पत्र लिखना था। ये भी आधिकारिक पत्र था, यानी औपचारिक पत्र था। ठीक है ना। अथवा वाला भी औपचारिक पत्र था। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, ये भी औपचारिक पत्र था। ठीक है ना, शिकायती पत्र लिखना था आपको। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित अध्यखंड का और खा में क्रियापद छांट करके उसके भेद लिखिए। ठीक है, क्रियापद क्या छांटना था, वह रामचरितमानस पढ़ता है तो यह सकर्मक क्रिया थी, और प्रातः काल विद्यालय जाते हैं ये भी सकर्मक क्रिया। कहने का मतलब ये पढ़ना पढ़ता है और जाते हैं, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ना पढ़ता है और
जाते हैं, ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब होता है जिससे किसी कार्य का दूसरे पर और खुद पर जो अच्छा प्रभाव पड़ा है, वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जिस कार्य का होने का कुछ अस्तित्व है, तात्पर्य है। अकर्मक क्रिया जो विकार की क्रिया मानी जाती है, जैसे सोना, रोना वगैरह वगैरह। ठीक है, पानी तो सकर्मक होगी, वाणी अकर्मक होगी। ठीक है, तो ऐसे शब्द इसमें दोनों के आगे पड़ता है, जाते हैं, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नंबर गा इसमें था निम्नलिखित गद्यांश गद्यखंड। निम्नलिखित खंड गा और घा निर्देश अनुसार उसका उत्तर देनी थी। परिश्रम करो अन्यथा सफलता में संदेह है। समुच्चय बोधक सब छांट कर लिखिए। ठीक है ना, तो समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। इसमें जो था अन्यथा, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक था। ठीक है, आपने भी अन्यथा ही लिखा होगा, इसका जो राइट आंसर था वो अन्यथा, इसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक था। ठीक है, नंबर घा इसमें खरगोश तेज दौड़ता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, खरगोश दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया होगी, खरगोश उसमें करता हो गया, लेकिन दौड़ कैसा रहा? तेज दौड़ रहा है। तेज ही इसमें क्रिया विशेषण, तेज ही क्रिया की विशेषता होगी, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा तेज। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित का यथा निर्देश अनुसार इसका उत्तर देना है। ठीक है ना। का पूछा गया था प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, प्रश्नवाचक में इसको बदलना था, तो प्रश्नवाचक क्या बन जाएगा? कब, क्यों, कैसे। जैसे यहां ऐसे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है, तो यहां क्या लिखना था हमने? क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, ऐसा इसको प्रश्नवाचक में बदलना था। ठीक है, नंबर खा था इसमें राम से पढ़ा नहीं जाता है। राम से पढ़ा नहीं जाता है, इसको कर्तृवाचक में बदलना था, राम नहीं पढ़ता। ठीक है ना, कर्तृवाचक क्या हो जाएगा? राम नहीं पढ़ता है, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, कर्तृ का मतलब जो कर्ता पुरुष प्रथमा व्यक्ति, और इसमें जो है वो तृतीय व्यक्ति का रूप किया गया है। ठीक है, नंबर गा की बात करें अगर, वह विद्यालय आया और उसने अध्ययन किया। सरल वाक्य में इसको लिखना था हमने। ठीक है, ये थोड़ा ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। वह विद्यालय आया और उसने अध्ययन किया, लेकिन हमने इसको क्या लिखना था? वह विद्यालय आकर अध्ययन करता है। सरल वाक्य, वह विद्यालय आकर पढ़ता है या अध्ययन करता है। ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा। गा की अगर बात करें, मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था। कर्मवाचक में इसको बताना था, यथा समय पर मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये कर्मवाचक इसको हो जाएगा, यथा समय पर मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है ना, ऐसा इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी नहीं है? तो अश्व का समानार्थी नहीं होगा, वो खेचर नहीं होगा। है भी होता है, तुरंग भी होता है, सेंधा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये खेचर नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर प्रश्न नंबर 6 के खा की बात करें, ठीक है, निम्नलिखित शब्द में से समुद्र का अर्थ छांट कर लिखिए। नीरद, नीरज, वारिद, ये इसके जो है पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, लेकिन नीरदी जो है इसका पर्यायवाची न होकर के इसका अर्थ माना जाता है नीरदी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, यहां पर काव्यखंड पूछा गया था, अट नहीं रही आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हैं घर घर भर देते हैं, उन्हीं को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी दाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें गंध मंद गंध पुष्प माला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। ठीक है, तो ये पाठ के अनुसार, काव्यांश के अनुसार इसके उत्तर लिखने, कवि के आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इसका उत्तर आपने लिखा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस काव्य खंड को भी हम नहीं पढ़ेंगे।
ये प्रश्न पूछे गए थे। यहां से प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, उलाहने का मतलब होता है चिढ़ाना जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने लिखा होगा पाठ के आधार पर। ठीक है, हिंदी एक ऐसा माध्यम है जहां भाव अभिव्यक्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब हमने गुरुजी ने हमें किस तरीके से पढ़ाया, पाठ में क्या लिखा गया था और हमने उसको किस रूप में समझा, इसीलिए उसको भाव अभिव्यक्ति माना जाता है। क्योंकि वो जितनी बार आप सुनेंगे उतने भाव गहरे होते जाएंगे, इसलिए आपने अपने भाव के अनुसार इसको लिखा होगा। इसमें हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। ठीक है ना। पाठ 9 प्रश्न नंबर 9 था, यह दंतुरित मुस्कान कविता का अपने मन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान जो नामक कविता है इसको हम आपने संक्षेप में लिखना था, निष्कर्ष उसका लिखना था। प्रश्न नंबर 9 के खा का बात की थी, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। ठीक है ना, किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है ये आपने लिखना था इसको। ठीक है, लिखा होगा आपने। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने देने थे। 3 प्रश्न इसमें, 2 प्रश्न इसमें पूछ गए, दोनों नंबर के हैं। इस गद्यांश को हमने पढ़ना था। गद्यांश क्या था, अत्रि की पत्नी धर्म में व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दी, गजब इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी, यह सब पापी पढ़ने पर अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी दलीलों के दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ यानी अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ये इसका गद्यांश था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया इसमें, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर उदाहरण देना था। तो उदाहरण इसमें यह दिया गया कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष के घूंट के समान है। कहने का कालकूट का मतलब हो गया स्त्रियों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक परिवेशता और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों को पढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन पुरुषों के लिए पीयूष के घूंट यानी अमृत का घूंट के समान माना जाता था। यह उदाहरण इसका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर खा की बात करें, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष के घूंट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो लेखक का अभिप्राय यहीं से होगा, ऐसे दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ, ठीक है, यहां से इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ ही रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में भी पूछा गया था। ठीक है, इतना बड़ा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम, सीधे हम उत्तर देंगे। कहा इसमें पूछा गया, संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। संस्कृत मानव कौन है, जिसके अंदर संस्कार है, जो अपने और दूसरों के भावों के अपने देश के लिए समर्पित होना चाहता है। ठीक है ना, जिसके अंदर जो है संस्कृति निहित है, जो जीवों पर दया करता है और दूसरों को ज्ञान बांटता है, प्रकृति को सहज स्वीकार करता है, उसके वही मानव है। ठीक है ना। दूसरा इस गद्यांश के अनुसार आपने लिखा होगा। दूसरा इसमें देखकर रात के तारों को देख करके न सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दिया होगा कि ये दिया हुआ रात के तारों को देख करके न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा प्रथम प्रश्न करता है। ठीक है ना, ये उत्तर आपने लिखा होगा। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों, कि फादर की उपस्थिति से देवदार की छाया के, देवदार का जो वृक्ष है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, उसकी छाया बहुत शीतलता होती है और वो बहुत विशाल काय वृक्ष होते हैं, इसलिए उसकी छाया जैसी लगती है। ठीक है ना, देवदार के वृक्ष जो अमूमन पहाड़ों पे होते हैं, बहुत पवित्र और औषधीय गुणों भरा माना जाता है। ठीक है ना। खाइश में पूछा गया था, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाते थे। तो इसका उत्तर यह था कि लेखक को जो है वो नेताजी का चश्मा, नेताजी बहुत चश्मे में बहुत अच्छे लगते थे,
लेकिन जैसे ही फोटो वो देखते थे कि नेताजी चश्मा नहीं पहने हुए हैं, वो उनको चश्मा पहना देते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी चीज को एक बार अपने मन में स्थापित कर देते, उसी रूप में हम उसको बार बार देखना चाहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर गा था इसमें, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। ठीक है, इसको आपने पाठ के आधार पर लिखा होगा। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा गया था कि हिंदी के प्रति फादर फुल्के के क्या विचार थे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रति फादर फुल्के के क्या विचार थे। उनके विचार थे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, समस्त संसार में उसको एक निहित स्थान प्रदान कराना है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्र भाषा है, संपूर्ण देश की भाषा है और उसको जानना हम सभी का कर्तव्य है, आदि वगैरह इसने कहा था। नंबर खा इसमें है, एक कहानी यह भी कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, संक्षेप में लिखना था इसको। ठीक है ना, आपने इसको लिखा होगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, पहला था इसमें कि माता का आंचल पाठ में वर्णित ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। ठीक है, वैसे तो पाठ के आधार पर इसको लिखना था हमने, लेकिन पाठ के आधार पर नहीं लिखा होगा तो आपने इसको ऐसा लिखना था कि गांव की संस्कृति का चित्रण, गांव में अनेकों सारे पशु पक्षी सब मानव जीव जंतु जो है एक साथ मित्रवत रहते हैं। सभी मानव जो है वो मित्रों के समान रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। चारों तरफ जो हरियाली ही छाई हुई है, नदी नाले झरने तालाब वगैरह बहुत सारे दिखाई देते हैं और जगह जगह खेत दिखाई देते हैं, हरियाली चारों तरफ है, पेड़ पौधे। ठीक है, पक्षियों का गुंजन हो रहा है, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, आदि वगैरह आपने इसका चित्रण करना था। नंबर खा में इसको पूछा गया था, नाग कहानी का सम्मान प्रतिष्ठा का घोतक होता है। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के आधार पर उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उक्त कथन को इस पे स्पष्ट करना था। ठीक है ना, आपने किया होगा कहानी के आधार पर। साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताई कि प्रकृति के विराट है उस अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका कैसे अनुभूति होती है। ठीक है ना, कैसे अनुभूति होती है आपने लिखा होगा। अब इसमें पूछा गया था प्रश्न कि हिरोशिमा की घटना को लेखक के मन स्थिति पर चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, हिरोशिमा में जो बम गिरा था, परमाणु बम, उससे जो आहत वहां के लोगों को हुआ था, आज तक उसकी प्रकृति जो है वो जली हुई है, उसमें अनेकों क्षति हुई थी। ठीक है, आदि वगैरह आपने इसका चित्रण करना है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 की बात करें अगर इसमें औद्योगिक लिखित, अब आ गया इसमें संस्कृत खंड आ गया इसमें। ठीक है ना, इसको हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे कैसे इसका कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना, औद्योगिक गद्यांश पठित 3 प्रश्नान उत्तरायण पूर्ण वाक्य ने उत्तर। इस गद्यांश को पढ़ करके 3 उत्तर इसके देने थे। गद्यांश क्या था, यदा विवेकानंद परिवार व्राजक रूपेण अभवत् तदा संपूर्ण देशम आटितवान् कदाचित् सा गतवान् वनं गतवान् तदा केचन वानरा तान् अनुगता यद्यपि सा धीरा तथापि वानरान् दृष्ट्वा काय एकाकी सा किंचित् भीता अभवत् अतः सा शीघ्रं गतवान् वानरा अपि तं शीघ्रं अनुधावन्ति वन्तः तदा सा तत्र हासस्य शब्दं श्रुतवान् तत्र एकः सन्यासी स्थितवान् आसीत् सा विवेक दृष्ट्वा उक्तवान् हे यु सन्यासिना मां धाव यस्य सम्मुखीकरणम् एवं उत्तमम् एतत् श्रुत्वा विवेकानंद तत्र विस्थितवान् यदा विवेकानंद स्थितवान् तदा वानरा अपि स्थितवन्तः धैर्येण सा पुनः गतवान् तान् प्रति चलितवन्तः तदा वानरा प्राणं कृतवन्तः। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें विवेकानंद कदा देशम आदिष्टवान्, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विवेकानंद परिव्राजक अभवत् तथा संपूर्ण देशम, वो संपूर्ण देश में गए थे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था सन्यासी विवेकानंद दृष्टम किम उक्तवान्, सन्यासी ने विवेकानंद देख करके क्या कहा, तो क्या कहा उसने, विवेकानंद दृष्टवा ये युवा सन्यासी ने युवा धावा तम सम्मुखीकरणम एवं उत्तमम। ठीक है, ऐसा उसने कहा था। खात गा था इसमें यदा विवेकानंद स्थितवान् तदा किम अभवत्, तब क्या हुआ, तो उत्तर इसका ये था यदा विवेकानंद स्थितवान् तदा वानरा अपि स्थितवन्तः धैर्येण सा समीपम गतवान्, वो धीरे से उसके समीप गया। लास्ट प्रश्न था इसमें तदा वानरा कदात वानरा पलायनम अकुर्वन्तः कृतवन्तः, तो उत्तर यहां से है कि तान प्रतिस्वन्तः चलितवान् तदा वानरा पलायनम, वहां से वानर पलायन यानी भाग जाते हैं। ठीक है, ये उसका उत्तर था।
प्रश्न नंबर 15 की बात करें, ठीक है, एक पद्यांश था, इसमें पूछा गया अधोलिखित पद्यांश पठित्वा दो प्रश्नान पूर्ण वाक्य ने उत्तराद, दो प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर देने थे। नीर श्री विवेके हंसालय से त्वमेव तनुश्चे विश्वम अन्यस्मिन् अनुधाया कुलवर्तम पालिष्यते का। तो प्रश्न पूछा गया था इसमें, कहने का मतलब इसमें हंस की बात की थी। तो हंस जो है वो अपने वंश की परंपराओं का पालन करते हुए उसके अंदर वही गुण विद्यमान है। उसका क्या गुण था कि वो दूध से भी पानी निकाल देता था और दूध ही दूध पीता था। कहने का मतलब अपने अंदर से हमें बुराइयां फेंकनी है और अच्छाइयां निहित करनी है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था नीर चिरी विवेकी का, तो हंसा, ठीक है, हंस। अन्य किम न परिपालन स्थिति, तो कुलव्रतम, लोग कुल की परंपरा को नहीं पाल रहे। हंसा किम तनुष्यते तनुते, तो हंसारे से तनुष्यचेत, ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, पठित पाठाधारित तीन प्रश्न पूर्ण वाक्य, तो ये पाठों पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है ना, ये आपने इसका उत्तर अवश्य दिया होगा, ठीक है। कुछ हम देख लेते हैं। जैसे ये हो गया कैसे अंचल हरिद्वार नगर मस्ती, तो ये हरिद्वार कैसे अंचल है, किसके अंचल में हरिद्वार नगर है, शोभेमान है, तो किसके नजर में, वो हो गया उत्तराखंड से नगर में, ठीक है ना। जैसे जना सुवर्णकया तोलियंती, तो इसका भी उत्तर आ जाता है, मुझे आ जाता है, जना सुवर्णकया स्वर्ण गुंजया तोलियंती, ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा गुंजया तोलियंती। तो इसका हो जाएगा नंबर गा का चौरा काम प्रतिज्ञा कृतवंता कि यदा अस्मिन कदेव कदापि चोरम न करिष्यन्ति, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, आदि ऐसे ही कुछ इसमें उत्तर था, आपने लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि पाठों पर आधारित है। नंबर 22 में मानव जी ने सत्संग के अलावा, मानव जी ने सत्संग अनेक अलावा, जैसे यथा सत्संगति सद्विचार सद्ज्ञानम आदि वगैरह, इसका आपने लिखा होगा। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था अद्यलिकेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम चिता केवलम चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयेत्। चार प्रश्नों के रिक्त स्थान में हमने इसने लिखने थे, ठीक है ना, और इसी से हमने इसको उतारना था। ये शब्दमाला दी गई थी, उत्तरमाला दी गई थी। पहला प्रश्न था इसमें चाणक्य मंत्री आसीत, चाणक्य मंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्ता, पहले का आ गया। दूसरा इसमें था यतो माम गुंजाया तोलयंती, तो जना माला को जो है तोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा इसमें पूछा गया था हरिद्वारम पवन नगरम अस्ति, तो हरिद्वार कहां का, उत्तराखंड से, ठीक है ना। चौथा इसमें पूछ गया ऐसा हृदय भवती, तो हृदय कैसा है, निर्मल है। इदम श्रुता चोरेषु उत्पन्ना, यह सुनकर के चोरों को लज्जा आने लगी, ठीक है ना। बालका दूरदर्शनम पश्यति, मतलब देखता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह कि का का उत्तर था चंद्रगुप्त, खा का उत्तर था जना, गा का उत्तर था उत्तराखंड, घा का उत्तर था निर्मल, गा का उत्तर था लज्जा, चा का उत्तर था पश्यति, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 की बात करें अगर, यहां से विशेष रूप कर देखिए, ठीक है ना। 18 में पूछा गया था अधोलिखित यथा निर्देशन केवल चत्वार, यहां पर भी 4 प्रश्न करने थे, 4 नंबर के थे, ठीक है ना। इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। क्या पूछा इसमें, का संधिकृत, संधि करनी थी, पोधन आना, तो पोधन आना का होता है ओ को पा में जो ओ है, यानी ओ को अव आदेश हो जाता है, क्या होता है, ओ को अव आदेश हो जाता है, ठीक है। पहले आ से वाहले आ से, यानी इसका तो हो जाएगा यहां पर पवन, पवनः, ठीक है, क्या होगा पवना, और तथा तदादनेव आवरे को अवृद्धि हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, क्या होगा, तथैव इसका हो जाएगा, ठीक है ना, तथैव बन जाएगा पवन, और तथैव इसका उत्तर हो जाएगा। नंबर खा की बात करें, संधि विच्छेदम कृत, संधि विच्छेद करना था, तो संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येकम यानी प्रतिदिन एकम आ जाएगा, प्रतिदिन एकम, ठीक है ना। और इसका आ जाएगा हरे धन अव, हरे धन अव आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी, ई को या यण हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी,
ठीक है ना। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 की, समास विग्रह कृता समास से नामों लेकर राजा राजपुरुषा राजस्य पुरुषा राजस्य, ठीक है ना, क्या आ जाएगा राजस्य पुरुषा। इसमें आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष इसमें आएगा, और इसमें होगा त्रया नाम भुवना नाम समाहारा त्रय भुवना, तो इसमें द्विगु समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा द्विगु समास की परिभाषा है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद संख्यावाची की त्रि का मतलब तीन, भुवन का मतलब भवन, ठीक है, तीन भुवन तीन लोक। तो कहने का मतलब राजपुरुष षष्ठी तत्पुरुष राजस्य पुत्रा पुरुषा और त्रिभुवन तेयानाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवन द्विगु समास में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, अधोलिखित पदेभ्यः उपसर्गान् पृथक् कृत्वा लिखत। सज्जन में जो उपसर्ग है वो है क्या आ जाएगा सत उपसर्ग आएगा, हालांकि इसको लगाना है, ठीक है ना। और उपदेश में उपसर्ग उप मतलब समीप, ठीक है ना, ताको जा हो जाता है इसमें सज्जन और सत और उपदेश, ठीक है ना। गा की बात करें अगर कोष्टक से प्रदेश से शुद्ध शब्द चित्त रिक्त स्थानानि पूरन, कोष्टक में शुद्ध शब्द को हमने चुनना था, ठीक है। बालक का विवेती, बालक डरता है, किससे डरता है सर्पात और सर्पेण, सर्पेण जो तृतीय विभक्ति का, सर्पात पंचमी विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति करण कारक हो जाएगा, बालक डर रहा है, डरने का कारण बना सांप, ठीक है। तो सर्पेण इसमें आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्पेण। सीता सह वनम गच्छति, सीता सात वन जाती है, अगर सात ना होता कोई तो तब नहीं जाती, जो कारण बनता है इसमें भी वही देर का रामस्य और रामेण, रामस्य षष्ठी का और रामेण तृतीय का, इसमें भी रामेण हो जाएगा, रामेण करण कारक यानी कारण बन रहा सीता, ठीक है। अब बात करें इसमें प्रश्न नंबर 19 की, निम्नांकित शब्दांश से चतुर्थांश शब्दानम, 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये शब्द 8 शब्द इसमें देंगे, 4 का करना था। जैसे परिता का मतलब चारों ओर होता है, अपटत मतलब पड़ा, आवाम मतलब हम सब, जिग्रंत मतलब सुनता है, गमिशा मतलब जाएंगे, सा मतलब लड़की के लिए क्या गया उद्बोधन सा। तो परिता का आप लिख सकते थे, ठीक है, आपने अपने अनुसार लिखा। परिता का मतलब चारों ओर, यानी जैसे हिंदी में हमने बोलते कि हमारे विद्यालय के चारों ओर पुष्प है, अस्माकं विद्यालयं परितः पुष्पाणि विकसन्ति, वयम अवडत् मुने बड़ा आवाम पठिष्यावः, सा पुष्पाणि जिग्रन्ति, ते पुष्पाणि जिग्रन्ति, ठीक है ना, सा वनम गच्छति आदि वगैरह आपने इसमें लिखने थे। अगर ये नहीं किया होगा तो इसको आपको करना था। अधोलिखित वाक्य पे जो संस्कृत अनुवादम करो, ते रामचरितमानसम, वे सब रामचरितमानस पढ़ेंगे, ते रामचरितमानसम पठन्ति, ऐसा इसका लिखना था। खाका था सीता नृत्यम करत, सीता नृत्य करती है, सीता नृत्यम करोति, मैं खेलता हूं, अहम खेला अहम क्रीडति, ठीक है ना, क्रीडसम। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 19 प्रश्न आप में आए थे, और आशा करते हैं कि आपने इन प्रश्नों को सही प्रकार से भली विधि से इसको किया होगा, और आप पे पूर्ण मार्क्स आपके आ जाएंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, कृष्ण आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद हम 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो हिंदी है उसको भी संक्षिप्त रूप में हम सार गर्भित रूप करके उसको पार्ट बाय स्टेप इसको पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।